हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का कॉमर्स स्टडी क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से आप पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया था बिजनेस स्टडीज़ के एमसीक्यू। तो इसी एमसीक्यू के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे आगे अकाउंट्स के प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ को। ठीक है, तो ये अकाउंट्स का प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू कब का है? तो ये अकाउंट्स का प्रीवियस ईयर का जो एमसीक्यू है वो 2 जून 2023 का पेपर हम आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। बट बच्चों, हम 50 क्वेश्चन पूरा एक ही वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अकाउंट्स वैसे भी आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, तो हम केवल और केवल 10 क्वेश्चन ही आज आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करिए बच्चे, शेयर करिए और चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करते रहिए ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो। तो चलिए, बिना किसी देरी के आज के हम लोग इस वीडियो को फटाक से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने दिया है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप मार्क कर लीजिए। As per Company Act 2013, disclosure related to the share capital is compulsory for a period of 5 years immediately preceding the date of balance sheet। देखिए, है ना काफ़ी दिलचस्प क्वेश्चन। बट आप लोग को एक बात हम बता दें, अब आप लोग के दिमाग में आएगा कि सर ये कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ गया, हम लोग को कहाँ कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो बिल्कुल नहीं बच्चे, आप लोगों को कहीं से भी नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। आप लोगों को केवल कहाँ से पढ़ने की ज़रूरत है, बस एक चीज़ आपको फॉलो करना है बहुत अच्छे से कि आपको एनसीईआरटीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। बाकी आप किसी भी बुक को एज ए रेफरेंस के लिए रख सकते हो, चीज़ों को समझने के लिए, अपने अंडरस्टैंड करने के लिए। लेकिन जो क्वेश्चन जो है वो सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक से ही आएंगे, चाहे वो बिजनेस स्टडीज़ हो, अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, वॉटेवर। ठीक है, तो इसीलिए एनसीईआरटी को आपको अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से ही उठाए जाएंगे। ठीक है, आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के लिए नो डाउट आप डीके गोयल फॉलो कर लो, टीएस ग्रेवाल देख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से आप नेशनल इनकम वगैरह इकोनॉमिक्स के सवाल को करने के लिए आप संदीप गर्ग उठा लो या आप बीके होरी का बुक उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको एनसीईआरटी को थॉरोली अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन, कंसेप्ट से क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही लाइन से सीधा उठा के चिपका दिया जाता है। ठीक है, सीयूईटी एग्ज़ाम में इसका हम अभी आपको प्रूफ भी दिखा देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले तो इसका आंसर बताइए आप लोग। सबसे पहले आप लोग इसका आंसर बताएंगे बच्चे। तो इसका आंसर कौन सा होने वाला है करेक्ट बच्चे? तो देखिए, अगर मैं आपको सिर्फ आंसर बताऊं तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आप लोगों को शायद ना समझ में आए, लेकिन मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा अभी। देखिए, बोला है कंपनी एक्ट 2013 डिस्क्लोजर रिलेटेड टू द शेयर कैपिटल इज कंपलसरी फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर इमीडिएटली। क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ता है हमें बैलेंस शीट में, ठीक है ना, इसके बारे में बताया गया है कि डिस्क्लोजर क्या करना पड़ता है शेयर कैपिटल में, कंपलसरी फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर इमीडिएटली। ठीक है, 5 साल के अंतर्गत में हमें बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ों का डिस्क्लोजर करना पड़ता है शेयर कैपिटल से संबंधित। सबसे पहले नंबर एंड क्लास ऑफ शेयर बॉट बैक। ठीक है, बॉट बैक अलग होता है, फॉर फीचर अलग होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। फॉर फीचर का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ शेयर और बॉट बैक होता है मतलब बाई बैक कर लेना शेयर को। ठीक है, तो ए हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। तो कौन कौन सा ऑप्शन में आपको ए दिख रहा है? सर पहले में दिख रहा है और तीसरे में, यानी कि सेकंड वाला तो हमारा हो नहीं सकता और फोर्थ वाला हो नहीं सकता, एलिमिनेशन लगा दिया। ठीक है, अब इसके बाद अगर ए होगा तो बी भी होगा क्योंकि बी हमारे दोनों ऑप्शन में है, शेयर रिजर्व अंडर कॉन्ट्रैक्ट और कमिटमेंट, बिल्कुल। अब ए और बी तो हो गया, अब लड़ाई है कि सर डी होगा कि सी होगा। तो मैंने कहा फॉर फीचर नहीं होगा इसमें, फॉर फीचर से रिलेटेड हमें कोई डिस्क्लोज़र यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है ना, डिस्क्लोज़र जहाँ बोला गया है कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे फॉर फीचर से रिलेटेड डिस्क्लोज करने की बात नहीं की गई है फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स इसमें। ठीक है, तो सी नहीं होगा, तो सी तो नहीं आएगा, तो यानी कि डी हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए बी डी होगा। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सर कहाँ से ये सवाल आया, तो मैंने अभी आपको बताया बच्चे एनसीईआरटी, केवल कहाँ एनसीईआरटी। अब आप लोगों को विश्वास अगर नहीं हो रहा है तो ये देख लीजिए, मैं आप लोगों के सामने प्रूफ भी लेके आया हूँ। ठीक है, ये देखिए आप प्रूफ आपके सामने है,
जस्ट अ मिनट। ये देख लीजिए आप लोग। चलिए एक बार मैं आपको यहाँ पे सर्च करके ही दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्लास 12 का अकाउंटेंसी एनसीईआरटी बुक, कौन सा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी का, ठीक है। देखिए अब ये बुक हमारे सामने खुल गया, ठीक है, खुल गया। तो अब आप लोग आ जाइए, देखिए यहाँ पे है चैप्टर्स पूरा, तो चैप्टर यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी में ही है बेटा। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करने पर ये देखिए मिल गया। देख लीजिए आप लोग, आपके सामने हम प्रूफ लेके आए हुए हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे डिस्क्लोज़र ऑफ द फॉलोइंग फॉर द पीरियड। ये देखिए लाइन पड़ी है, यहाँ पे मार्क हम नहीं कर सकते, मार्क नहीं हो पाएगा, ये तो ज़रूर हम मार्क कर देते। क्या लिखा है, ये वाला लाइन पड़ी, डिस्क्लोज़र ऑफ द फॉलोइंग फॉर द पीरियड ऑफ 5 years, एग्रीगेट नंबर ऑफ क्लास ऑफ शेयर अलॉटेड फुल्ली पेड। ये देखिए परसुएंट इन कैश, एग्रीगेट इन नंबर ऑफ शेयर एंड क्लास ऑफ शेयर अलॉटेड फुल्ली पेड ऑफ बाय वे ऑफ बोनस शेयर, एग्रीगेट एंड नंबर ऑफ क्लास ऑफ शेयर बॉट बैक, ठीक है। तो ये देखिए ये सारे चीज़ें डिस्क्लोज करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो इस पे देखिए ये सारे के सारे चीज़, अब ये नहीं कि सर यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो क्या इस वाले ये ऊपर वाले लाइन से क्वेश्चन नहीं आ सकता, इस बार बिल्कुल आ सकता है। तो क्या सर बाद वाले इधर यहाँ से यहाँ इन सब लाइन से क्वेश्चन नहीं बन सकते, बिल्कुल बन सकते। तो आपको एनसीईआरटी को थॉरोली पढ़ लेना है, यही तो मैं अभी आपको बोल रहा था कि एनसीईआरटी आपको थॉरोली पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे हम लोग मूव ऑन करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 क्या है बच्चे, आप सबको पता है भाई, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट। सर बचपन से कहाँ पढ़ रहे भाई, जो बीत गया वो हमारा बचपन, और क्या, ठीक है। अकाउंटिंग तो अकाउंट ए का फोर्थ से मैच हो गया, तो देखिए ए का फोर्थ यहाँ पे एक ही ऑप्शन में दिया, तो वही मैंने कहा ना। अब आपको ये नहीं शो करना है कि सर मुझे तो सारा आता है, देख लीजिए 26 आप लोगों को पता है कि गुडविल का ट्रीटमेंट है वो पार्टनरशिप वाले चैप्टर में दिया रहता है, पार्टनरशिप वाले बुक में हर जगह दिया रहता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड है, तो ए का फोर्थ और बी का 1 हमको पता ही है, इससे ज़्यादा हमको जानना भी नहीं है, बात खत्म। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन को मार्क किया। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। The profit of a firm of 5 year are as follows. Calculate the goodwill on the basis of 3 year purchase of the weighted average profit of the last 5 year based on the weight of 1 2 3 4 5। बच्चे अगर वेट देने की बात की जा रही है तो वेट हम लोग कैसे असाइन करते हैं, वेट हम लोग असाइन करते हैं लास्ट 5 ईयर को। देखिए 1 2 3 4 5, मतलब जो करंट ईयर वाला वेट है उसको सबसे ज़्यादा वेट दिया जाता है, ये आप लोग को पता होगा। तो हम यहीं पे कर देते हैं मल्टीप्लाइड बाई 5, यहाँ 4 कर दिया, यहाँ 3 कर दिया, ऊपर 2 कर दिया और यहाँ 1 कर दिया, ठीक है। 20,000 ये हो गया, 24 टू ज़ा 48,000, 48,000 हो गया, 30 3 के 90,000 हो गया, 25 4 के 1,00,000 हो गया और 18 5 90,000 हो गया, ठीक है। तो इसको आप लोग जोड़ेंगे आप 000, ये कितना हो गया बच्चे, 8 हो गया, ये 9 और 9 18, 18 एंड 4 22, 22 एंड 2 24, 24 और 2 2 एंड 1 3, तो 3,48,000 रुपये हो गए। कितने हो गए बच्चे, 3,48,000। एक बार और आप लोग जोड़ दो, देखिए 48 और 20 कितने हो गए, 68, 68 और 90 158, 258, 258 और 90 348, 3,48,000 डिवाइडेड बाई सम ऑफ वेट, सम ऑफ वेट। तो वेट का सम कितना हो जाएगा, 5 4 9, 9 3 12, 12 13 14 1 15, ठीक है। तो 15 से हम लोग करेंगे डिवाइड, तो 15 से इसको डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा, 15 2 ज़ा 30 हो गया, 4 48, 15 3 ज़ा 45, 3 30, 15 2 ज़ा 23,200 रुपये हो गया। और ऑन द कैलकुलेट करना है गुडविल 3 ईयर परचेज, तो 23,200 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 69,600 रुपीज़ आएगा हमारा गुडविल। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम लोग।
देखिए बोला है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बच्चे ये तो आप लोगों को पक्का है कि हम इतना उम्मीद कर सकते हैं कि मेरे बच्चों को, मेरे प्यारे बच्चों को ये तो ज़रूर आता है, क्योंकि आप लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे चीज़ों को आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं बचपन से, यानी कि अपने क्लास 11 से। ठीक है, तो ये तो हम आप लोगों से उम्मीद कर ही सकते हैं कि आप लोगों को पता है। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को करिए पॉज और मुझे बताइए इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका सटीक आंसर क्या है, और आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। हालांकि मैंने अभी कमेंट देखा नहीं है आपका। चलिए सबसे पहले क्या हो जाता है सर, सबसे पहले हम सेल करेंगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बिल्कुल सही जवाब। सेल से क्या हो जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि सी ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन मेरा होने नहीं वाला है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आप लोग और भी अदर इनकम को जोड़ते हो, दैट इज़ अदर इनकम को हम लोग जोड़ते हैं। तो जब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का पैसा और अदर इनकम जोड़ने के बाद हमारे पास क्या आता है, क्या आता है बच्चे, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है ना, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या टोटल रेवेन्यू भी आप कह सकते हो। तो टोटल रेवेन्यू किस में आ गया सर, ई में आ गया। ठीक है, अब टोटल रेवेन्यू जब आपको पता चल जाएगा तो फिर उसके बाद आप क्या करोगे, देखिए तो अपने रेवेन्यू में से जब आप एक्सपेंसेस को घटा देते हो तब आपको प्रॉफिट हो जाता है, तो लेस करेंगे हम लोग टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस यानी कि बी वाला पॉइंट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमें यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। कौन सा वाला प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्सेस। तो हम लोग क्या घटाते हैं, अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से रिलेटेड हमें कोई इनकम वगैरह हुआ है तो उसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, और अगर कोई हम, और जो भी टैक्स रेट है उसको फिर हम लोग माइनस कर देते हैं। ठीक है ना, टैक्स को हम लोग माइनस कर देते हैं, तो आ जाता है हमारे पास नेट इनकम। तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर क्या हो गया बच्चे, देखिए CAEB। तो CAEB देखिए कहाँ मिल रहा है, तो CAEB, और उसके बाद मैंने बोला आप लोगों को कि प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आ जाएगा, यानी कि ये डी हो गया। तो CAEBD, ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। देखिए इस बच्चे ने गलत ऑप्शन लगा दिया। पता है इस बच्चे ने क्यों गलत लगाया, अक्सर आप लोग भी एग्जाम में ऐसे गलती कर दोगे। आप लोगों को लगेगा कि अरे यार ये तीनों तो कॉमन है, जिसमें सी पहले ही दे दिया। ये हमें क्या लग रहा है, ये हमें भीड़ में से सबसे अलग लग रहा है। भैया भीड़ में से सबसे अलग होने वाला ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सही हो। ठीक है, तो आप लोगों को यही दिमाग में आएगा भैया यही भीड़ में से अलग लग रहा है तो यही आंसर सही होगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो भीड़ में से अलग है वही सही होगा हमेशा। ठीक है, तो एग्ज़ामिनर तो भैया आपको ऐसे ही बेवकूफ़ बनाएगा ताकि उसको पता तो चले कि कौन सा मेरा जो कैंडिडेट है वो धुरंधर है। ठीक है, किसके कंसेप्ट क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ चले बच्चे। ABC वेयर पार्टनर इन फॉर्म ऑन 31 मार्च, Mr. C died on 30 June 2021. Calculate the amount of profit of current year to be credited to his capital account on the basis of the following. C's share of profit was to be calculated on the basis of sale, and it is specified that the sales during the previous year was 8 lakh with profit of 1 lakh. ठीक है, एंड सेल्स फ्रॉम 1 लाख। 1 अप्रैल 2021 को सेल कितना है टू 30 जून तक 1.5 लाख का। बच्चे हम लोग डेथ ऑफ ए पार्टनर में दो तरीके से हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं। एक हम लोग टाइम बेसिस पे निकालते हैं, टाइम बेसिस पे। ठीक है, और दूसरा हम लोग निकालते हैं टर्नओवर बेसिस पे, टर्नओवर बेसिस पे। तो ये जो सवाल है टर्नओवर बेसिस वाला है, तो टर्नओवर बेसिस में हम लोग कैसे निकालते हैं, आप पहले लास्ट ईयर के सेल्स में से प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लीजिए। प्रॉफिट परसेंटेज तो आपको पता चल जाएगा ना कि आप सेल्स का कितना में से कितना प्रॉफिट आप कमाते हो। तो इसके लिए प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर बच्चे, प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स ऑफ लास्ट ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट जो हमें दिख रहा है वो है 1 लाख रुपए। ठीक है, और लास्ट ईयर का सेल्स जो हमें दिख रहा है वो है 8 लाख रुपए। तो हम कितना प्रॉफिट कमाए हैं पिछले साल, तो सारे ज़ीरो कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, आप 8 से इसको डिवाइड करेंगे 100 को, तो 8 1 ज़ा 8
220, 8 2 16 और फिर फोर बचा, पॉइंट 40 हो गया, तो 8 5 40, 12.5%। यानी हम अपने सेल्स का 12.5% प्रॉफिट कमाते हैं। तो भैया 12.5% अगर पिछली बार कमाए होंगे तो इस बार भी तो प्रॉफिट का परसेंटेज तो उतना ही ना रखेंगे। भले ही सेल मेरा ज़्यादा हो कम हो वो अलग बात है, लेकिन रेट ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट तो हम उतना ही कमाएंगे, चाहे हम 1 रुपये का सामान बेचे या हम 100 रुपये का बेचे या हम 1 लाख का बेचे या 10 लाख का, तो प्रॉफिट हम कमा रहे 12.5%। ठीक है, तो 1.5 लाख पे हम लोग कितना प्रॉफिट कमा लेंगे भाई? सर 1.5 लाख पे भी तो 12.5% ही तो कमाएंगे, आप ज़्यादा थोड़ी ना कमा लेंगे। ठीक है, तो डबल ज़ीरो कैंसिल आउट। यहाँ पे देखिए बच्चे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 150 को 125 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 150 को 125 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 150 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? तो ये आ जाएगा 18,750 रुपये। 18,750 रुपये। सर क्या ये हमारा प्रॉफिट है? हमारा यानी जिसका डेथ हो रहा है, यानी सी का? बिल्कुल ना ना, बिल्कुल नहीं। आपको भाई यहाँ पे ये पूछा है कि सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा। तो देखिए, ए बी सी वेयर पार्टनर इन ए फर्म, Mr. C debt on 30 June, calculate the amount of current year profit. C share of profit is to be calculated on the basis of sale. देखिए यहाँ पे ये नहीं दिया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हमको पता है इन दी एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग मानते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो 3 से काटिए, 3 6 18, 3 2 6, 3 5 15, 0। 6,250 रुपये जो है वो किसका प्रॉफिट है? 6,250 रुपये वो मिस्टर सी का प्रॉफिट है जिनका डेथ हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस बच्चे ने क्या लगाया था, बताइए। इस बच्चे ने ऑप्शन नंबर 2 लगा दिया। भैया ऑप्शन नंबर 2 आपने क्यों लगाया है? ऑप्शन नंबर 2 12,680, यानी कि इस बच्चे को आता नहीं था शायद, तो इन्होंने गलत आंसर लगा दिया। 12,680 आने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और 18,750 आप हड़बड़ी में लगा सकते हैं बच्चे, जो कि गड़बड़ हो जाएगा। जल्दी का काम आप लोगों को पता ही है कि शैतान का होता है, तो आपको शैतान नहीं बनना है, आपको होशियार बनना है एग्ज़ाम में। तो ये तो टोटल फर्म का प्रॉफिट है, हमें तो सी का पूछा है, तो सी का 6,250 का है। कैलकुलेट दी अमाउंट, देखिए बोला है मिस्टर सी डाइड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ करेंट ईयर टू बी क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। तो सी का केवल पूछा है, इसलिए हम खाली सी का कैलकुलेट किए। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में मैच द कॉलम है। तो यहाँ पे क्या बोला है? समरी ऑफ डिफरेंट ऑपरेशनल एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट पीरियड, आइडेंटिफाई द कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपको पता है कि बी का हो जाएगा 1, तो बी का 1 जैसे ही हो गया तो ये 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए ना। ठीक है, क्योंकि अच्छा एक मिनट, बी का 1 तो इसमें भी दे रहा है ना। तो चलिए बी का हो गया 1। आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन द 2 आइटम ऑफ बैलेंस शीट। उसके बाद समरी ऑफ द डिफरेंट ऑपरेशनल एक्टिविटी ऑफ 1 पीरियड, समरी ऑफ डिफरेंट ऑपरेशनल एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट पीरियड। तो बताइए बच्चे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन 2 आइटम ऑफ बैलेंस शीट। तो जहाँ पे रिलेशनशिप हम लोग पता करते हैं तो रेशियो एनालिसिस से पता करते हैं। समरी ऑफ ए डिफरेंट ऑपरेशनल एक्टिविटी और समरी ऑफ डिफरेंट ऑपरेशनल एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट पीरियड। देखिए बच्चे, हम लोग कॉमन साइज में पीरियड डिफरेंट नहीं होता है, एक ही पीरियड में हम लोग 2 कॉमन इंडस्ट्री को लेके कंपेयर कर लेते हैं, लेकिन डिफरेंट पीरियड की जहाँ बात होती है तो यहाँ पे हम लोग कंपेयर करते हैं। ठीक है ना, तो ए का हो जाएगा हमारा, ए का थर्ड हो जाएगा, तो ए का थर्ड हो गया। बी का हमारा क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। सी का क्या हो जाएगा? सी का सेकंड, अभी मैंने बोल ही दिया सी का सेकंड हो जाएगा। और 1 पीरियड, जहाँ पे एक पीरियड बोलेगा तो वो कॉमन साइज हो जाएगा, कॉमन साइज। ठीक है, तो डी का 4th हो गया। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। बताइए इस बंदे ने दूसरा ऑप्शन गलत किया है, पता नहीं कितना सारा नेगेटिव मार्क लेके घर गया होगा। तो ऐसी गलती आप लोगों को करनी है क्या? आप लोगों को ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट बोला है बच्चे, दी फॉलोइंग स्टेप हैव टू बी अडॉप्टेड। चलिए सबसे पहले जल्दी से इसको आप लोग इम्पॉर्टेंट मार्क करिए। ठीक है, कर लिया, इम्पॉर्टेंट मार्क कर लिया आप लोगों ने। तो दी फॉलोइंग स्टेप हैव बीन अडॉप्टेड फॉर कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। ठीक है, तो क्या क्या स्टेप हम लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं जब हम
बनाते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट को, तो क्या आप लोग मुझे बता पाएंगे कि सर कौन सा स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं? क्या आप लोगों को पता है कि हम लोग कौन सा स्टेटमेंट फॉलो करते हैं? मुझे तो उम्मीद है कि मेरे जो प्यारे बच्चे हैं वो ज़रूर बता पाएंगे, लेकिन चलिए थोड़ा सा हम आप लोगों का मदद कर देते हैं। सबसे पहले बच्चे देखिए, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन इंडिविजुअल। भाई पहले ही परसेंटेज कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? सबसे पहले तो हमारे पास अमाउंट होना चाहिए ना, अमाउंट। और अमाउंट को हम लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट में क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट अमाउंट, मतलब एब्सोल्यूट अमाउंट जो एब्सोल्यूट फिगर में हो। तो सबसे पहले अपने पास एब्सोल्यूट अमाउंट होना चाहिए ना बच्चे। तो ई पहले आएगा। अभी देखिए ई कहाँ पहले, एक ही ऑप्शन में ई पहले है, तो फटाक से ऑप्शन मार्क किया और आगे बढ़िए। आपको क्रॉस चेक करना है, कर लीजिए। कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन इंडिविजुअल, सबसे पहले आप एब्सोल्यूट अमाउंट लिखेंगे इंडिविजुअल आइटम्स के, फिर इंडिविजुअल आइटम का आप परसेंटेज निकालेंगे, फिर उसके बाद आप लिस्ट करेंगे। देखिए लिस्ट वन एब्सोल्यूट आइटम ऑफ 2 पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ 2 ईयर, बिल्कुल सही बात है। 2 साल में दोनों में क्या चेंजेस आया? अच्छा एक और बात बच्चे, आप यहाँ से एक और चीज़ देख सकते हो, क्लू आप लोग को बता दें हम। इंटरप्रिटेशन एंड कंक्लूजन कब निकालेंगे? पहले निकालेंगे, बाद में निकालेंगे, बीच में निकालेंगे? सर इंटरप्रिटेशन एंड कंक्लूजन तो सबसे आखिरी में होना चाहिए। अच्छा एक मिनट, सॉरी बच्चों, थोड़ा गलती हो गया भाई, मेरे ही से गलती हो गया। देखिए यही होता है, जल्दी का काम शैतान का। फ़िलहाल मैं जल्दी में नहीं हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताने के एक्साइटमेंट में थोड़ा सा हो गया हमसे गड़बड़ी। बच्चे इंटरप्रिटेशन एंड कंक्लूजन सबसे आखिरी में होगा, तो यानी कि बी ऑप्शन एक ही मुझे आखिरी में दिख रहा है। तो सर यहाँ पे सी पहले दिख रहा है, क्या सी पहले होना सही है? तो सी में देखिए बोला क्या है, लिस्ट आउट द एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ 2 पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ 2 ईयर। हम 2022-23 का फिगर एक जगह रखेंगे, 2023-24 का दूसरे जगह रखेंगे, ठीक है ना? तो पहले लिस्ट करेंगे दोनों साल के फिगर्स को अलग अलग, बिल्कुल सही जवाब है। तो पहले लिस्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम एब्सोल्यूट फाइंड आउट दी चेंज, फिर चेंज पता लगाएंगे कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। सपोज यहाँ 2 लाख लिखा है, यहाँ 1 लाख लिखा है, तो चेंज कितना आया? 2 लाख माइनस 1 लाख, तो चेंज कितने का हो गया? 1 लाख। तो फिर हम लोग चेंज का पता करेंगे। तो सी और ई और बी तो आखिरी में आएगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन पहला बिल्कुल नहीं, पहला गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी देखे, हाँ बिल्कुल। चलिए इस बच्चे ने यहाँ पे सही ऑप्शन मार्क किया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? फॉल्स कौन सा है? देखिए, स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू स्टूडेंट आउट ऑफ फंड प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट विल बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलिए पहले पढ़ लेते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। भैया ये तो सही बोल रहा है। ओपनिंग बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड व्हेन ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड इज नॉट गिवन। ये भी आपने बिल्कुल सही कहा। द बैलेंसिंग फिगर ऑन क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर डिनोट्स excess of expenditure over income। द बैलेंसिंग फिगर ऑन क्रेडिट साइड, हाँ जो क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर अगर आ रहा है तो इट मीन्स डेबिट बैलेंस ज़्यादा है। ये डेबिट बैलेंस होता है जहाँ एक्सपेंडिचर लिखते हैं, क्रेडिट बैलेंस में हम लोग इनकम लिखते हैं। तो अगर मेरा डेबिट बैलेंस ज़्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर तो आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर लिखने का मतलब कि मेरा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है इनकम से। तो 2, 3, 4 तो सही मिल गया हमें। तो यहाँ पे पूछा है फॉल्स कौन सा है, यानी पहला फॉल्स होगा। पहला बोला क्या था? स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू स्टूडेंट आउट ऑफ द फंड प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट विल बी क्रेडिटेड टू, बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। तो अगर कोई स्पेसिफिक फंड है, अगर कोई देखिए गवर्नमेंट ने ग्रांट किया है फंड स्टूडेंट को स्कॉलरशिप के लिए, तो स्टूडेंट का स्कॉलरशिप फंड है वो, तो उसमें से हम बच्चों को जब भी फंड ग्रांट करेंगे तो हम तो उस स्पेसिफिक फंड से ही उस स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर का क्या करेंगे? डिडक्शन करेंगे। उसको हम इनकम एक्सपेंडिचर में क्यों लेके आएंगे? इनकम एक्सपेंडिचर में तो तब लेके आते जब उससे संबंधित कोई फंड होता ही नहीं मेरे पास। इन्होंने तो कहा कि गवर्नमेंट ने ग्रांट किया है फंड को और उसी में से अब मुझे स्टूडेंट को स्कॉलरशिप का फंड देना है, उसी फंड में से ही अवेल करवाना है। तो यानी कि ये ऑप्शन मेरा गलत है, फॉल्स पूछा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, देखिए मैंने सारे ऑप्शन को ही आप लोगों के सामने क्लियर किया है। 9th नंबर है, कवि मनी विनाग्यम आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 211। मनी रिटायर, कवि एंड विनाग्यम डिसाइडेड टू कीप द कैपिटल ऑफ द फर्म 1,20,000।
द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 82,000 फॉर कवि एंड 40 और फॉर विनाक्यम आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। भैया मुझे ये देखिए 1,20,000 दोनों को रखना है कि देखिए विनाग्यम कवि एंड विनाग्यम डिसाइडेड टू कीप द कैपिटल, पूरे फर्म का कैपिटल मेरे को कितना रखना है 1,20,000 पे रखना है, कितना 1,20,000 पे रखना है, ठीक है। तो कवि एंड मनी आर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 211, मनी रिटायर्स, कवि एंड विनाग्यम डिसाइडेड टू कीप द कैपिटल ऑफ द फर्म 1,20,000, द कैपिटल ऑफ द पार्टनर देखिए कवि द एक्चुअल कैश टू बी पेड एंड वे। अच्छा देखिए जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है और डेथ होता है और वहाँ पे अगर कोई रेशियो चेंजेस की बात नहीं हो रही है तो ओल्ड रेशियो इज़ योर गेनिंग रेशियो एज वेल एज योर न्यू रेशियो। तो कवि और विनाग्यम का ओल्ड रेशियो क्या था 2:1, तो सर यही इनका गेनिंग रेशियो भी होगा और यही इनका न्यू रेशियो भी होगा। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें कवि का न्यू कैपिटल 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 तो 3/4 जा, और 80,000 इनका कैपिटल होगा, और विनाग्यम का कितना हो जाएगा 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 तो इनका कैपिटल हो जाएगा 40,000। तो देखिए द कैपिटल ऑफ द पार्टनर शुड क्रेडिट 82,000 फॉर कवि, भाई कवि का तो 80,000 कैपिटल ही होना चाहिए, उनका तो 82,000 है। तो 2,000 रुपये आप कवि जी को निकाल के दे दीजिए पैसे वापस। तो कवि जी को जब आप पैसे वापस निकाल के देंगे तो यहाँ पे कवि का कैपिटल तो हमें कम करना पड़ेगा, तो 2,000 रुपये, ठीक है। और विनाग्यम का तो 40,000 है, इनका तो 41,000 है, भैया इनको भी पे कर देना पड़ेगा 1,000। द एक्चुअल कैश टू बी पेड टू कवि एंड विनाग्यम आर, तो भैया यहाँ पे 2,000 1,000 की बात हो रही है, 2,000 ये भी निकाल के ले जाएंगे, 1,000 ये भी निकाल के ले चले जाएंगे। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है। और आज का देखिए इस बच्चे ने ऑप्शन नहीं बताया है, तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि इनको नहीं आ रहा था। तो ऐसे आसान आसान क्वेश्चन अगर आप छोड़ देंगे तब तो आपको कभी भी अच्छा कॉलेज नहीं मिल सकता, अच्छा यूनिवर्सिटी आपको नहीं मिल सकता। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। और बच्चों आज का आखिरी सवाल है, व्हेन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आर पेड ऑफ बाय पार्टनर दिस लाइबिलिटी आर शोन इन। तो दिस लाइबिलिटी कहाँ शो करते हैं हम लोग, तो लाइबिलिटी तो हम लोग शो करते क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। व्हेन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आर पेड ऑफ बाय पार्टनर दिस लाइबिलिटी आर शोन इन। अच्छा एक मिनट कह रहा है, अच्छा अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी क्या है, अनरिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड लाइबिलिटी नहीं है। तो जब भी कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होता है और उसका पेमेंट अगर कोई पार्टनर कर दे रहा है तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या आप लोग कहाँ लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। इसका अगर जनरल एंट्री हम लोग बात करें, देखिए कोई पार्टनर मेरे लाइबिलिटी का पेमेंट अगर कर देगा तो उसका कैपिटल अकाउंट तो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, फर्म्स के बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि मुझे इस पार्टनर को तो पेमेंट करना है। तो क्या हो जाएगा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फर्म की लाइबिलिटी रेज हो गई। और रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो बोला है कहाँ लिखा जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के, तो डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा, ठीक है बच्चों। तो यही था आज का 10 इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, फिर से इसी MCQ सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे बच्चे, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ज़रूर से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर लाइक करिए, और वीडियोस को लाइक करिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को भी बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए बच्चे, ताकि आप लोग का भी भला हो और आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।